नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रानी दिव्य ज्योति। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सरकार देगी 90% का अनुदान। फसलों को कीटाणुओं से बचाने की रामबाण दवा है ट्राइकोडर्मा। जमीन चौड़ीकरण करने में बेहतर है लेजर लैंड लेवलर। दर्शकों, आज खेती कर रहे हमारे सारे किसान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, खेती में उनके हाथ और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार रोजाना नई नीतियां तैयार कर रही है। इसी के तहत हमारी सरकार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के मछुआरों के लिए नर्सरी तालाब बनाने की योजना बनाई है। मत्स्य निदेशालय के लिए की ओर से राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए पहली बार नर्सरी तालाब बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसी वर्ष में इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान भाई हैं, वे अपने 50 डिसमिल तक के जमीन में नर्सरी तालाब का निर्माण 90% अनुदान पर कर सकते हैं। आज ICAR के प्रधान वैज्ञानिक UR सांगले फसलों के लिए सबसे फायदेमंद दवा ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। हम किसान भाइयों को अब नई तकनीक के बारे में बताऊंगा कि जो बहुत ही फायदेमंद है हमारे खेती के लिए और सभी फसलों के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैविक फफूंदी, हम लोग रासायनिक तो बहुत सारे सुनिए हैं, फफूंदी जैसे बायोस्टीन, कार्बेडेज, वैसा ही मैं बताना चाहूँगा कि जैविक फफूंदी नाशक जिसको नाम बोलते हैं हम ट्राइकोडर्मा। अब ये ट्राइकोडर्मा तो बहुत सारा नाम सुना है हम लोगों ने, लेकिन हम लोग बोलते कि उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई यूज़ करने के बाद भी उसके रिजल्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जब आप उसका अच्छा क्वालिटी का या अच्छा मतलब जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वगैरह जो ट्रैक, मैं आपको उसको फोटोग्राफ से दिखाऊंगा, जो छायाकृति के हिसाब से दिखा दूंगा कि ऐसे टाइप का आपको एक अब हमारे पास कल्चर रहेगा या हमारे पास फार्मूलेशन रहेगा तो हमारा बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसा अभी चना हो गया, मसूर हो गया, इसमें साली बहुत सारा उगटा रोग लग जाता है। इसमें तो 15% इनिशियली पौधे मर जाते और बाद में जब आपका मैच्योर स्टेज आ जाता है, जैसा फूल आ जाते, फली लग जाती, तो उस टाइम में बहुत सारे पेड़ सूख जाते। तो इसके लिए सबसे रामबाण उपाय है आपका ट्राइकोडर्मा, और या नहीं तो स्यूडोमोनास नाम के जो जैविक दवाई है, ये बहुत ही फायदेमंद है। नहीं तो हम लोग केमिकल यूज़ करेंगे तो केमिकल क्या है, फक्त सिर्फ 15 दिन के लिए फायदेमंद है। और 15 दिन के बाद ये जो फफूंद होता है, जो बीमारी फैलाने वाला, ये फफूंद जब आपका फूल लग जाता है, फली लग जाती है, उस टाइम में इसमें रोग प्रतिकार बढ़ा देता है। और इसी के लिए जैसा ये जैविक ट्राइकोडर्मा है, ये जो मिट्टी में रहता है और वही जो हार्मफुल मतलब जो बीमारी फैलाने वाले फफूंद को ये रोकता है और उसको मार देता है। आज के दौर में खेती को और भी बेहतर बनाने के लिए रोजाना नए नए उपकरण और तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर रहे हैं। वहीं हमारी सरकार भी इन्हें पूरा योगदान दे रही है। पानी की बचत, जमीन के चौड़ीकरण में, साथ ही उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सबसे बेहतर उपकरण है लेजर लैंड लेवलर मशीन। आज हमारे किसान और उनका खेती करने का तरीका दोनों ही बदल चुका है। आधुनिकता के इस दौर में आधुनिक खेती से ना ही इनका जीवन सिर्फ आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन रहा है, बल्कि ये सफल किसानों की गिनती में भी आने लगे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान हैं नारायणपुर गांव, जिला वैशाली के रघुवर प्रसाद सिंह। इन्होंने बर्मी कंपोस्ट से मात्र आधे एकड़ में 11,000 के खर्च पर टमाटर की खेती की और आने वाले समय में 4 से 5,000 प्रति कट्ठा तथा प्रति एकड़ 1 लाख की आमदनी की संभावना है। रघुवर प्रसाद सिंह, ग्राम पंचायत नारायणपुर बुजुर्ग प्रखंड, राजापाकर, जिला वैशाली का एक किसान हूँ। और टमाटर की खेती हमने आधा एकड़ में किए हैं, जिसमें 11,000 रुपये खर्च आया है। बर्मी कंपोस्ट से ये खेती किया गया है।
और इसमें आमदनी जो है ना वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति कट्ठा, यानी कि 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से होने की संभावना है, जो अभी मार्केट रेट है उस हिसाब से। दर्शकों, अब हम आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में हम जानेंगे। ये अंटा घाट पटना हरियाली सब्जी मंडी है। लाल आलू बिक रहा है 70 रुपये पसेरी। आलू में कुछ तेजी हो गया है। सफेद आलू बिक रहा है 60 रुपये पसेरी। प्याज बिक रहा है 140 रुपये पसेरी। अब हम लेते हैं मौसम की जानकारी। दर्शकों, मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम पूर्वानुमान में दर्शकों, अभी आपने खेती के नए नए तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। अब हम आपको लिए चलते हैं कृषि दर्शन के अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप अपने खेती से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को, विशेषकर किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, बिहार में कृषि में हो रही प्रगति से पूरे देश का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हुआ है और आज कृषि में उत्पादन बढ़ाने की जो चुनौती आपके सामने है, उसमें कई सारी पहलुओं को एक जगह समायोजित करके जब हम चलेंगे तभी कृषि की विकास सही दिशा में होगी। बिहार की वर्तमान खेती को अगर हम देखते हैं तो उसमें किसानों की जोत काफ़ी कम है और अधिकतर किसान हमारे छोटे माने जाते हैं। वैसे में कैसे आप अपने कृषि को बेहतर से बेहतर स्वरूप दें और उसमें यांत्रिकरण का क्या महत्व है और इन यांत्रिकरण की प्रक्रिया में क्या क्या बाधाएं आ रही है और सरकार कैसे इन सारी चीज़ों के साथ आपके पास आ रही है, इन विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कृषि यांत्रिकरण और यंत्रों में दिए जा रहे अनुदान और सरकारी सहायता के ऊपर। और हमारे साथ इस वार्ता में हमारे साथ भाग लेंगे इंजीनियर आर.के. वर्मा, जो संयुक्त कृषि निदेशक यांत्रिकरण हैं और नोडल अफसर हैं यांत्रिकरण योजना की बिहार में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला जो एक प्रश्न होता है, बिहार की जो स्थिति को हम लोग देखते हैं उसमें तमाम जो आंकड़े आते हैं कि किसान हमारे बहुत छोटे साइज के किसान ज़्यादा हैं। वैसे में उन किसानों के लिए यांत्रिकरण कितना प्रभावकारी हो सकता है? देखिए राकेश जी, हम सभी जानते हैं कि खेती योग्य ज़मीन सीमित है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी नागरिक को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, उसके लिए खेती को उन्नत खेती करने के लिए उन्नत तरीके से तकनीक का समावेश हो उसमें, इसके लिए यांत्रिकरण का महत्व बहुत बढ़ गया है। और आधुनिक कृषि यंत्र से जब खेती करेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्शन उत्पादन काफ़ी बढ़ेगा। और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो छोटे किसान हैं, मतलब जिसको मार्जिनल फार्मर कहते हैं, जिनकी 1 हेक्टेयर से जो कम जिनके पास ज़मीन है, वैसे लोगों की संख्या, वैसे लोगों का अनुपात 90% से ज़्यादा है। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। इस सूचनात्मक अंतराल के बाद भी वार्ता जारी रहेगी, इसलिए जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सर, जब बिहार जैसे प्रदेश की जब बात आप किए और कहे कि हमारे छोटे किसानों का अनुपात ज़्यादा है, जो शायद ज़मीन की जोत कम होते होते हो गई है, वैसे में अगर यांत्रिकरण पूरी योजना को हम लेते हैं या यांत्रिकरण को लेते हैं तो क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है कि हमारी कैसे हम किसान समझेंगे कि हम किस जगह पे हैं? देखा जाए, पहले तो बात है कि कृषि यंत्र का बिहार में प्रचलन ही बहुत कम था। हम लोग सुनते थे 5-7 साल पहले तक कि पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में नई तकनीक से, नए कृषि यंत्रों से वहाँ के फार्मर, वहाँ के किसान खेती करते हैं। लेकिन विगत 5-6 वर्षों में बिहार में कृषि यंत्र से खेती करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जहाँ फार्म पावर उपलब्धता 5 वर्ष पहले बिहार में 1.2 था, वो बढ़कर आज हो गया है 1.9 किलोवाट पर हेक्टेयर, जबकि पूरे राष्ट्र का जो औसत फार्म पावर उपलब्धता है वो है 1.73। तो इधर बढ़ा जो है सर, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी फार्म पावर उपलब्धता बढ़ी है तो ऐसे में अगर वर्तमान स्थिति को हम लोग देखें तो किन खेती के किन क्षेत्रों में अभी भी यांत्रिकरण की संभावनाएं हैं? देखा जाए, खेती में तो कई स्टेज है। जैसे पहले जुताई करते हैं, जुताई में भी हमें यंत्र की आवश्यकता होती है। कम समय में कैसे हम अच्छी से अच्छी जुताई कर सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ एक से एक यंत्र उपलब्ध है। उसके बाद बुआई के लिए यंत्र है, बुआई के लिए एक से एक यंत्र है जो कि अब लाइन सोइंग करने में सक्षम है। पहले छिड़काव विधि से लोग खेती करते थे, उसमें बीज की मात्रा भी अधिक लगता था और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन नहीं करने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती थी। खरपतवार का नियंत्रण समय पर नहीं हो पाता था, उसे समय पर उसकी निकाई गुड़ाई नहीं हो पाती थी। तो जुताई का अलग अलग यंत्र है, बुआई के लिए बहुत अच्छे अच्छे यंत्र हैं। फिर कटाई के लिए हमारे पास एक से एक यंत्र हैं कि कटाई कर लेगा, कटाई करके दौनी कर लेगा, कटाई और दौनी ओसाई एक साथ कर लेगा। तो हर एक फेज के लिए अभी एक से एक यंत्र हमारे यहाँ मौजूद है। इन यंत्रों की जब हम चर्चा करते हैं और जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी किया कि हमारे किसान छोटे हैं, तो निसंदेह जब छोटे किसान हैं तो उनका इस यंत्रों के प्रति रुझान होते हुए भी शायद वो उतना पैसा नहीं लगा पाते होंगे। तो वैसे में सरकार किस तरीके से उनको यांत्रिकरण प्रक्रिया को अपनाने के लिए मदद करती है? अब सरकार की ओर से हर यंत्रों पे सब्सिडी है और सब्सिडी का दर इधर पिछले सप्ताह में बढ़ी भी है ताकि किसान उसकी ओर आकर्षित हो और उसके लिए सामान्य वर्ग के लिए भी सब्सिडी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सब्सिडी के दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार का अनुसूचित जाति जनजाति की बढ़ोतरी इस बार की गई है या पहले से? नहीं, इस बार की गई है। इस बार एक विशेष पहल की गई। बिल्कुल, क्योंकि भारत सरकार ने भी जो एक योजना लॉन्च की है SMAM, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन करके, तो उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए अलग दर रखा है, बढ़ा हुआ दर रखा है। तो उसी के आधार पर और जिलों से जो फीडबैक मिल रहे थे कि अनुसूचित जाति जनजाति के किसान के पास एक तो ज़मीन कम है, उनके पास पैसे की कमी है, तो वो कैसे इसको अपनाएं, तो उनके लिए ये विशेष सुविधा के तौर पर सामान्य जाति से ज़्यादा अनुदान रखा गया है। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। इस सूचनात्मक अंतराल के बाद भी वार्ता जारी रहेगी, इसलिए जाइएगा नहीं।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, यह बात तो सुनिश्चित कर लें कि अगर आपको कृषि का बेहतर उत्पादन लेना है तो हमें उन तमाम नई तकनीकों को अपने साथ जोड़ना होगा और तब जाकर हम कृषि के उस मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे जहां पे हम बेहतर उत्पादन और अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। अभी आपको बताया गया कि यांत्रिकरण एक निसंदेह एक महंगा इन्वेस्टमेंट है आपके खेती के अगर उपव्यय को लेते हैं तो, परंतु सरकार ने इस दिशा में आपके लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया है और कई सारे बड़े यंत्रों पे जिसको कि आप स्वयं से खरीद कर अपनाने में संकोच करते हैं तो उस पर अनुदान देने का प्रक्रिया शुरू की हुई है और बहुत सारे किसान भाई इसका लाभ भी लिए हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अभी कि वर्तमान में बिहार की स्थिति को देखते हुए जहाँ पे SC/ST जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के किसान होते थे जो किसी वजह से इस प्रक्रिया में पीछे रह जाते थे, उनको ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने एक पहल की है कि उनके लिए अनुदान की मात्रा और एक अनुदान की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है और उनको एक विशेष अनुदान की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया गया है। परंतु सर एक प्रश्न जो किसान भाई का है कि पिछले सालों में जो अनुभव रहता था उनको कि प्रक्रिया बड़ी जटिल उनको लगती थी और उनको ऐसा भी लगता था कि इसमें शामिल होने के लिए उतने अपने को समर्थ नहीं पाते थे कि कैसे जाएं, अधिकारियों से कैसे मिलें और अपने आवेदन को कैसे दें। तो अनुदान प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए भी क्या कोई प्रयास किया गया है? बिल्कुल राकेश जी, पिछले वर्षों में किसानों को अनुदान लेने के लिए प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में जाने पड़ते थे और उसके लिए हार्ड कॉपी में आवेदन देते थे और उसका कहीं पे लेखा जोखा जो होना चाहिए मेंटेन नहीं होता था और कई शिकायतें मिलती थी कि मेरा आवेदन जो है पीछे कर दिया गया और लक्ष्य भी सीमित था। लेकिन इस वर्ष जो है कृषि विभाग के द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। तो किसान भाई अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि वेबसाइट पे कृषि का एक विभाग का एक वेबसाइट है www.krishi.nic.in। फिर से इसको नोट कर सकते हैं www.krishi.bis.nic.in। तो इस पे आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं या अपने आसपास के वसुधा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं या अपने प्रखंड मुख्यालय में आवेदन जा कर के कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन की सुविधा कर दी गई है जिससे जैसे जैसे आप आवेदन करेंगे वैसे वैसे उनकी सीनियरिटी भी मेंटेन होगी और
आप स्टेटस भी देख सकते हैं, कभी भी आप जब चाहें तब देख सकते हैं कि आपके फॉर्म जो आपने ऑनलाइन किया है उसकी क्या स्थिति है। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के यहाँ वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, या बीओ के यहाँ पेंडिंग है, या डीओ के यहाँ पेंडिंग है। और जैसे ही स्वीकृति पत्र आपको निर्गत किया जाएगा, स्वीकृति पत्र भी 2 स्तर से निर्गत किया जाता है। 10,000 से कम अनुदान वाले यंत्रों पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति पत्र दी जाती है, और 10,000 एंड 10,000 से जो ऊपर वाले अनुदान की राशि जिस यंत्र में है उस पर स्वीकृति पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा दी जाती है। तो जैसे ही स्वीकृति पत्र निर्गत आपके नाम से होगा तो आपको एक एसएमएस जाएगा, मतलब किसान भाइयों को एक एसएमएस जाएगा, उससे उनको पता चल जाएगा कि उनकी स्वीकृति उनको स्वीकृति दे दी गई है, और मेला का अमुक तारीख को उनके जिला मुख्यालय में मेला लगा है तो उसमें वो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सरल प्रक्रिया हो गया है। सरल प्रक्रिया हो जाने से किसान भाई इसका लाभ उठा रहे हैं। और इसके अलावे यदि किसी कारण से वो ऑनलाइन करने में सक्षम नहीं हैं तो वे ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि वे हार्ड कॉपी में हाथों हाथ आवेदन देंगे हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को और कृषि समन्वयक को, और उनके द्वारा उस हार्ड कॉपी में आवेदन भरे हुए आवेदन को ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन करके उसकी एक रसीद, ऑनलाइन प्राप्ति रसीद भी किसान को मुहैया कराएंगे। तो इससे किसान भाई हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। एक बात और है राकेश जी कि वो पिछले वर्ष लक्ष्य को सीमित कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष अनलिमिटेड लक्ष्य रखा गया है। जो किसान जो भी यंत्र लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो हमें लगता है सर कि निसंदेह किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी शिकायत भी दूर होगी कि उनके आवेदन को इधर उधर कर दिया जाता था, या कई बार वो जब आए तो मालूम हुआ कि इस यंत्र की जो है लक्ष्य पूरे हो गए हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए जो यह पहल की गई है, निसंदेह बिहार के किसानों के लिए एक बहुत ही बेहतर कदम है। और हमें लगता है कि कृषि दर्शन पे आकर आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे किसान भाइयों को इन सारी चीज़ों की जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद अभिषेक। फलों व सब्जियों की सतह से हानिकारक रसायनों के अवशेष दूर करने के उपाय। फलों व सब्जियों को मुलायम ब्रश से 5 से 10 सेकंड तक रगड़कर अच्छी तरह साफ पानी से धोएं, तभी खाएं। फलों व सब्जियों को धोने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें। पत्तेदार सब्जियों की बाहरी परत हटाकर उनका प्रयोग करें। छीले जा सकने वाले फलों व सब्जियों को छील कर ही इस्तेमाल करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ब्रोकली, बीन्स आदि सब्जियों को नमक मिले गर्म पानी से धोएं। फलों व सब्जियों को साफ करने के लिए किसी प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट अथवा रसायन का प्रयोग बिल्कुल न करें। फलों व सब्जियों के सड़े गले अथवा चोट लगे हिस्से को हटाकर ही उनका प्रयोग करें। सब्जियों के इस्तेमाल से पूर्व 1-2 मिनट तक उन्हें उबलते पानी में रखने से रसायनों के अवशेष धुल जाते हैं। छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों को साफ करने के लिए 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा के घोल का प्रयोग करें। 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच सफेद विनेगर या सिरका के घोल से भी फलों को साफ कर सकते हैं।